अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, साथियों, पूरे भारत के अंदर, इंडिया के अंदर लोग रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे थे। राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और एक स्टेट नाम जहन में इस वक्त नहीं है, 5 राज्यों का रिज़ल्ट आपके सामने है। किसी का ख्वाब टूटा, किसी का ख्वाब बना। मैं मुसलमानों के लिए वीडियो बनाता हूँ, एकदम क्लियर मैं बात आपको बता रहा हूँ। ये वीडियो जो मेरा खास मुसलमानों के लिए है। मुसलमान अपनी बदहाली के, भारत के अंदर, इंडिया के अंदर अपनी बदहाली के एकदम उरूज पे है और जवाल की एकदम इंतहाई पे जा रहा है वो। आप ये समझ लीजिए, अगर मुसलमान जो बोलते हैं ना, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, बिल्कुल ये हाल इस वक्त मुसलमान का है। पूरी कोशिश, पूरी ख्वाहिश उसकी यही थी कि हर जगह कांग्रेस आ जाए, कांग्रेस आ जाए। रिजल्ट उसके खिलाफ आया, उसका बराबर है। एक ही जगह पे शायद कांग्रेस आई है। मेरा उससे कोई बहस नहीं। मैं ना कांग्रेस की मुखालिफ की बात कर रहा हूँ, ना बीजेपी की फेवर की बात कर रहा हूँ। मैं आम मुसलमानों से बोलता हूँ, अगर कांग्रेस जीत के आ भी जाती तो आपको क्या मिलता? देखिए, मैं बिल्कुल कांग्रेस की मुखालिफत की बात नहीं कर रहा। मैं एक आम बात करता हूँ। जैसे हम लोग क्रिकेट देखते हैं ना, क्रिकेट, तो कुछ लोग ये डायलॉग मारता है, बे जीत के तेको क्या देंगे, कौन जीता कौन हारा, अपने आप को स्ट्रेस क्यों देने का। मैं सिर्फ उसी नज़र से बोल रहा हूँ। बल्कि आप जो है अपने आप को दुश्मनी, दोस्ती और उस हद तक के चले जाते हो। इससे निकल जाओ भाई, मेरे भाई। इस वक्त मुसलमानों के कुछ मुद्दे हैं, बहुत अहम है, जिस पे हर मुसलमान को गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है। क्या मुद्दे हैं? सबसे पहला मुद्दा एजुकेशन। हमारी बहुत सी तंजीमें जो हैं मुसलमानों को एजुकेशन में रिजर्वेशन दिलाने के लिए बहुत कोशिश कर रही है। मैं उनकी ईमानदारी पे बिल्कुल कतई शक नहीं करता। मैं खुद मौलाना आज़ाद विचार मंच के हुसैन दलवाई साहब के साथ में वाई खान फाउंडेशन की लाइब्रेरी के अंदर हम लोग वहाँ पे गवर्नर साहब के पास गए थे अपने मुद्दों को लेके। मैं जानता हूँ इसका कोई हल नहीं है। मतलब मुसलमानों को, मैं ऐसा सोचता, अल्लाह करे मेरी बात गलत निकल जाए, मैं कोई दावे की बात नहीं करता कि इससे कुछ होने का नहीं है। होने का किससे, वो आप वो समझ लीजिए। जो आपके पास जो चीज़ इस वक्त मौजूद है, जो आपको किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं है, वो क्या है? आपके पास वक्फ की लाखों करोड़ की, 100 करोड़, 200 करोड़, 1000 करोड़ की बात नहीं कर रहा मैं आपसे, लाखों करोड़ की प्रॉपर्टीज इंडिया के अंदर है। उसका सही इस्तेमाल गरीब मुसलमानों की पढ़ाई पे, बेवा औरतों की देख रेख में, यतीम बच्चों की परवरिश में, ये सब जगहों पे अगर सही तरीके से हो जाएगा तो यकीन मानिए, सिर्फ मुसलमान तरक्की नहीं करेगा, बल्कि हमारा मुल्क, हमारा भारत, हमारा इंडिया भी तरक्की करेगा। क्योंकि हम इंजन के साथ में लगे हुए डब्बे हैं। अगर इंजन चलेगा तो डब्बे भी चलेंगे। पीछे कोई डब्बा पटरी से अगर उतर जाएगा तो इंजन खुद ब खुद वहां पे रुक जाएगा, वो आगे नहीं बढ़ेगा। तो आप इस बात को समझिए। अब हमारे समाज के पढ़े लिखों की जिम्मेदारी है। अब ये 2 वाकया मैं आपको बताता हूं सामने सामने। मैं साउथ मुंबई की बात कर रहा हूं। एक बहुत बड़ी बुजुर्ग शख्सियत हमारे साउथ मुंबई के अंदर है, हजरत सैयद हाजी अब्दुल रहमान शाह बाबा, जिनका 109वां उर्स मुबारक था। 109 साल हो गए थे। उसके अंदर हमारी नौजवान नस्ल के जो बच्चे थे, जबकि उलमा इकराम, पढ़ा लिखा तबका बार बार कह रहा है कि डीजे बैंड, डीजे बैंड, डीजे बैंड है, उसके बाद में भी लाखों रुपया डीजे लेके आते हैं। अरे कर्जा लेते हैं, उधार लेते हैं। कुछ तो हमारे सामने ऐसे ऐसे भी हैं कि ब्याज पे भी पैसा लेके आए वो लोग। और बच्चों की उम्र 15 साल से 20 साल, 22 साल, 25 साल का भी मुझे नहीं लगता कि मैंने कोई लड़के को देखा। क्योंकि हमने ठीक 8 दिन का वाई खान फाउंडेशन और शिवसेना के नाम पे हमने ठीक दरगाह के सामने जो है रोड पे कैंप लगाया हुआ था।
हमने अपने आंखों से देखा। उसमें हमारे साउथ मुंबई के अंदर एक बहुत मशहूर मंदिर है, गोल देवल मंदिर। एक गाड़ी निकली डीजे में, डीजे याहुम बजाते हुए, उसके पीछे दूसरी गाड़ी आई डीजे, उसने बोला मेरी आवाज ज्यादा, दूसरे ने और फास्ट किया, उसने बोला मेरी आवाज ज्यादा, फिर उसने और फास्ट किया। उस बिल्डिंग के अंदर करीब में एतराफ में उसका ऑडियो भी है, मुनासिब नहीं लगता उसका ऑडियो डालना किसी औरत का। उसने वीडियो भेजी, ऑडियो भेजी रिकॉर्डिंग में हमारे सईद भाई को कि मेरे घर में मेरे शौहर मरीज हैं, मुझे डर लग रहा था कि वो अटैक से मर ना जाए, और बिल्डिंग हिल रही है, कांप रही है, ऐसा लग रहा है कि बिल्डिंग गिर जाएगी। और एक घर में से शीशा टूट के नीचे गिरा। हमारे कुछ हिंदू भाई गए, उन लोगों ने पहले उन लोगों को खामोश करने के लिए कहा कि डीजे बंद करो। मैं 10:30 बजे की बात कर रहा हूं रात के। उन लोगों ने, उनका उम्र छोटी, और वो आए होंगे थोड़े 10, 12, 15 जन। मैं उस वक्त मौके पे भी पहुंचा था बाद में। उन लोगों ने उनसे बहस की, गर्मा गर्मी बढ़ी, वो तो चले गए। अब वहां पे हमारे हिंदू भाइयों का, जो क्योंकि मंदिर भी था, पूरी आबादी हमारे हिंदू भाइयों की थी, लोग जमा हो गए रोड के ऊपर। हालात किसी भी वक्त बहुत ज्यादा खराब हो सकते थे, लेकिन उसी वक्त हमारी वीपी रोड पुलिस स्टेशन जो है साउथ मुंबई के अंदर, काबिल तारीफ है, वो मौके पे पहुंची और उन्होंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से उसको संभाला। फिर हमारे डीसीपी साहब आ गए, एडिशनल कमिश्नर साहब आ गए। खैर मामला रफा दफा हुआ, सब अच्छे तरीके से निपट गया। लेकिन 100% गलती हमारे बच्चों की थी, जो मुसलमान बच्चे 15 साल से लेके 20, 22 साल, 25 साल तक गारंटेड मैं बोलता हूं एक भी नहीं होगा। मेरा आम मुसलमानों से कहना है कि गली में से वो डीजे निकला कैसे, बिल्डिंग वालों ने कैसे निकलने दिया? आपने रोका? नहीं रोका। अरे बोले कौन उनके मुंह लगेगा यार। नुकसान हुआ, एक बात ये हो गई। खैर अल्लाह का एहसान है, वो हादसा बच गया। गली न्यूज़ ने बहुत अच्छा चलाया और भी न्यूज़ चैनल ने बहुत अच्छा चलाया। उसके बाद में आइए वक्फ की प्रॉपर्टीज पे। अगर हमने अपनी वक्फ की प्रॉपर्टीज का सही इस्तेमाल किया, जैसे मैं आपको मिसाल देता हूं, नजम बाग का मैंने जिक्र किया था, और नूर बाग वहीं पर नजम बाग से लग के ही है। 1945 गैजेट के अंदर रजिस्टर्ड है कि ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए ही इस्तेमाल होगा। मैंने पेपर्स भी आपको दिखाए थे। लेकिन कमर्शियल बिल्डिंग बन गई, ऑफिस बन गई, कोई बोलने के लिए आ रहा है आगे? एक आदमी ने केस किया तो हमको बात पता चली, हम भी उसी में से हैं। इंशाल्लाह अब हम खामोश नहीं रहेंगे हर चीज़ के ऊपर। अब एक नई चीज़ सामने आई जिसको हम अभी तक समझते थे, ये भी साउथ मुंबई के अंदर, मतलब ये सिर्फ साउथ मुंबई का हाल नहीं है। देखिए मैं यहाँ रहता हूँ तो मुझे ये चीज़ दिखी तो मैं उसकी बात कर रहा हूँ, नहीं तो आदमी बोलेगा यार ये एक आदमी के लिए ही बोलता है ये खाली। नहीं, मेरे जाहिर सी बात है, जो मेरे इलाके में मेरे सामने होगी मैं उसी पे बात करूँगा। ये आम मतन सारे हिंदुस्तान के अंदर यही मामला है कि वक्फ की प्रॉपर्टीज खाने वाले, बेचने वाले, खसोटने वाले ज्यादातर अक्सरियत मुसलमान की है, किसी दूसरे की नहीं है। मुसलमान किसका हक खा रहा मालूम है? थोड़ा गौर करो मेरे भाई, मेरे अजीज, मेरे दोस्त। आपने जो किया, जब तक किया, तौबा कर लो। तौबा का दरवाजा मरते दम तक अल्लाह ने खुला रखा है। आपने किसका हक खाया मालूम है? आपने बेचारी बेवा का हक खाया, जिसका शौहर मर गया। अब उसको अपने बच्चों को पालना है। बच्चों को कैसे पालेगी? या बच्चे नहीं तो खुद को पालना, कैसे पालेगी? कहीं नौकरी करेगी? अल्लाह ना करे किसी गलत रास्ते पे गई तो? आप सोचो, आप मुंबई शहर में हो, हमारे सामने बहुत सारे मामलात हैं। हम देखते हैं कौन किस तरह रास्ता बदलता है, कौन गलत लाइन पे किस तरह चला जाता है। तो आप समाज में हो तो आप उसका हिस्सा हो, कहीं ऐसा तो नहीं उसके जिम्मेदार आप भी हो। यतीम बच्चा आज सबसे ज्यादा मुसलमानों के अंदर अनएजुकेटेड लोगों की भरमार है, जबकि जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है हमारे मुल्क की आज़ादी को, मुसलमानों की पढ़ाई का रेशियो तो बढ़ना चाहिए था, लेकिन गिरते जा रहा है। सबसे ज़्यादा ड्रॉप आउट मुसलमानों का है।
10वीं के बाद देख लो, ग्रेजुएशन के बाद देख लो, बहुत कम ग्रेजुएशन पढ़ते हैं, उसके बाद में कोई प्रोफेशनल कोर्सेज में आते आते और भी कम हो जाता है। 3% बच्चे भी वहां तक नहीं पहुंचते। तो अगर ये हमारी वक्फ की प्रॉपर्टीज जो है हमारे बच्चों के लिए काम आती, जैसे मैंने नजम बाग बताया आपको, उस पर उन्होंने लिख के दिया क्या सेकेंडरी मुस्लिम एजुकेशनल बच्चों को बना के देंगे, नहीं बना के दिए। अगर ये हमारे बच्चों को पढ़ाई करने के लिए मौका मिलता, आप सोचिए। तारीफ करता हूं मैं कॉन्वेंट स्कूलों की, देखिए मैं उनको पसंद नहीं करता, मुखालिफ हूं मैं उनका, एकदम साफ बोलता हूं मैं आपको, पढ़ाई का नहीं, कॉन्वेंट स्कूलों का बहुत सारी अपनी अपनी चीजें होती है। मैं साफ आदमी, जो मेरे दिल में मैं वो बता देता हूं। किस वजह से? जिस तरह हमारी बच्चियां वहां पे अक्सर या साउथ मुंबई में हमारी बच्चियां स्कर्ट पहन के जाती हैं, हर कोई जानता है कि हमारी शरीयत में, इस्लाम में उसकी इजाज़त नहीं है, लेकिन क्योंकि हमारा मुस्लिम समाज के अंदर तालीमी मेयार ख़त्म हो गया, गिर गया एकदम। एक अंजुमन स्कूल, गर्ल्स स्कूल जो बची कुची किसी दर्जे में अपना काम निभा रही है, वो कर रही है, और कुछ स्कूलें और चल रही है, लेकिन अक्सरियत जो है ना पैसे वालों की, दूसरे वालों की, वो कॉन्वेंट में अपने बच्चों को डाल रहे हैं। मैं जानता हूँ वो भी नहीं पसंद करते उनकी बच्चियां भी स्कर्ट में जाए, तो अफसोस होता है देख के। तो इसकी गलती किसके सर आएगी? जबकि उन लोगों ने अपना निज़ाम इतना अच्छा रखा, अपनी पढ़ाई का स्टैंडर्ड इतना ऊंचा किया कि ना चाहते हुए भी लोग उसमें भेजते हैं। अगर हमारे पास हमारी स्कूलें होती, हमारे पास जगह की कमी नहीं, पैसे की कमी नहीं, पढ़ाने वाले स्टाफ की कमी नहीं, फिर क्या वजह है? क्योंकि हमने क्या किए, अपनी अपनी देख रहे हैं, दूसरा जाए भाड़ में। प्रिंस अली खान हॉस्पिटल हम समझ रहे थे उसका जो रीडेवलपमेंट हो रहा है वो वापस हॉस्पिटल बन रहा है। अब हॉस्पिटल हटा के पता चल रहा है कमर्शियल बन रहा है। वो इतना अफसोस होता है सुन के। ईटीवी न्यूज़ देखा मैं, ये मेरा वीडियो खत्म होगा वो न्यूज़ देख लीजिएगा। वीडियो तो बड़ा बन गया, काफ़ी बड़ा बन गया, इतना वीडियो मैं बनाना पसंद नहीं करता। अफसोस, सद अफसोस की बात यह है, 3 प्रॉपर्टीज की बात कर रहा हूं, प्रिंस अली खान, नजमबाग और नूरबाग, तीनों को खत्म करने वाला आदमी, उसके पीछे मास्टरमाइंड एक ही आदमी निकलेगा। मेरे पास कोई सबूत नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है, मैं नाम नहीं लेता, लेकिन आप समझ गए कौन है वो। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, हमारे मुस्लिम एमएलए से रिक्वेस्ट करूंगा, एमपी से रिक्वेस्ट करूंगा कि जितनी भी वक्फ की प्रॉपर्टीज है आप उनके लिए हाउस में आवाज़ उठाइए। अभी विंटर का असेंबली सेशन शुरू होने वाला है, आप उसकी आवाज़ जो है ना हाउस में उठाइए कि हमारी वक्फ की प्रॉपर्टीज़ पे जो नाजायज़ तरीके से गैजेट से हट के जो हमारी ये सब चीज़ें बन रही हैं, इसको रोका जाए। और मुस्लिम समाज को आप लोग पब्लिक में नहीं बोलते, मत बोलिए। देखिए मैं अपने आप को तैयार करके बैठा हूँ, मेरे घर वाले नाराज़ होते हैं, मैं इस हद तक के तैयार हूँ कि मेरे ऊपर कभी हमला हो जाएगा तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। मेरे ऊपर केस डाल करके मुझे जेल में डाल दिया जाएगा 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, मैं अल्हम्दुलिल्लाह उसके लिए भी तैयार हूँ, क्योंकि जब आप ये काम करेंगे तो आपके ऊपर ये चीज़ आएगी। मैं ये वो सब चीज़ सोच समझ करके कर रहा हूँ। आप ये चीज़ नहीं कर सकते, हिम्मत नहीं, मत करिए, लेकिन आप कम से कम अपने अपने इलाके में, अपने अपने सर्कल के अंदर इसके ऊपर बात करिए। लूडो मत खेलिए, चाय की दुकान पे चस्का मत लीजिए, बल्कि इसी पे चर्चा करिए कम से कम। क्या यार मुसलमान बर्बाद हो रहा है, यार हमारी वक्फ की प्रॉपर्टी का कुछ करना चाहिए। हो सकता है, देखिए मेरे अंदर तो वो सलाहियत नहीं है, मैं तो लीडर जो होती ना सलाहियत, जो कौम को लेके चलता है, मैं तो उतनी मेरे अंदर सलाहियत नहीं। मेरी भोंगे की सलाहियत है। भोंगा क्या करता है, भोंगे में आवाज़ लगाता है, 10 आदमी सुन लेते हैं। मैं वो भोंगा बनकर के आवाज़ लगाने के लिए बैठा हूँ। मेरी आवाज़ सुनेगा कोई एक आदमी, अल्लाह ताला उसमें से तैयार करेगा जो कौम का लीडर बनकर के कौम को लेके जाएगा। अपने अपने इलाके में बोलना शुरू करिए, अपने अपने इलाके में बोलना शुरू करिए। इलीगल बिल्डिंग, पार्किंग की चोरी, रिफ्यूजी फ्लोर की चोरी, डेवलपमेंट रुक गया, म्यूनसिपल स्कूल बंद हो रही है,
बात करिए। माफ़ कीजिएगा, बहुत ज़्यादा वीडियो हो गया। प्रिंस अली खान की जो न्यूज़ है ETV न्यूज़ उर्दू की, शाहिद अंसारी की मैं पीछे लगा रहा हूँ, उसको ज़रूर सुनिएगा। आपको प्रिंस अली खान के बारे में सब समझ में आ जाएगा। अल्लाह हाफिज़। 1 दिसंबर को औरंगाबाद वक्फ ट्रिब्यूनल में मुंबई में मौजूद वक्फ की मिल्कियत प्रिंस अली खान अस्पताल और उसके रीडेवलपमेंट को लेकर सुनवाई की जाएगी। आपको बता दें कि हज़ारों करोड़ों रुपए की ये वक्फ मिल्कियत बिना वक्फ की इजाज़त के ही पेशावराना तरीके से रीडेवलप की जा रही है, जबकि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक इस मिल्कियत को रीडेवलपमेंट करने के लिए मना किया गया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस हुक्मनामे को BMC और महाडा बालाए ताक रखकर इसे असर नौ तामीर की इजाज़त दे चुकी है। इस मिल्कियत को बचाने वाले मुसलसल कोशिश कर रहे हैं, लेकिन BMC और महाडा सुप्रीम कोर्ट के इस फरमान को अहमियत न देते हुए इसे पेशावराना तरीके से रिडेवलपमेंट करने वालों का साथ दे रही है। यूसुफ बागवाला पिटिशनर के वकील हैं। उन्होंने कहा है कि मामला हजारों करोड़ों की वक्फ की इमलाक की सौदेबाजी का है और हैरानी इस बात की है कि अब तक इस मामले को लेकर महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड संजीदा नहीं है। हालांकि उन्होंने अपने हलफनामे में यह वाज़ेह कर दिया है कि यह वक्फ की इमलाक है, लेकिन आज तक इस जगह का जायजा लेने की भी जरूरत वक्फ बोर्ड के अफसरान और जिम्मेदारान को नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी वायलेट कर रहे हैं और जो ये ऑलरेडी पिटिशन उधर पेंडिंग SLP पेंडिंग थी और उसके बीच में लोग ने 2014 में अथॉरिटीज को गलत इन्फॉर्मेशन देके लोग ने NOC ऑब्टेन किए हुए हैं और इसके हिसाब से सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी वायलेट किए हुए, कंटेम्प्ट में क्लियर कट। फिर भी जो है वक्फ बोर्ड जो कोई इसके ऊपर कार्रवाई नहीं कर रहा है, ना अपनी तरफ से कोई इशू रेज कर रहा है, ना कोई नोटिस दे रहा है, ना कोई स्टॉप बुक नोटिस पे जा रहा है, ना कोई साइट विजिट कर रहे हैं। जबकि वक्फ बोर्ड ने एफिडेविट फाइल किया है ट्रिब्यूनल में ये बोल के कि भाई ये प्रिंस अली खान ये वक्फ है, डिक्लेयर्ड वक्फ है, फिर भी इसके ऊपर कोई स्टेप्स नहीं लिए जा रहे। वक्फ ने जो अपना एफिडेविट सर फाइल किया है उसमें उन्होंने क्या क्या व्याख्या की है? उन्होंने लिखा है कि प्रिंस अली खान हॉस्पिटल इज अ वक्फ प्रॉपर्टी, ये वक्फ इंस्टीट्यूशन है और हमने कोई सैंक्शन अकॉर्ड नहीं किया है रिकंस्ट्रक्शन के लिए, बल्कि हमारे केस को सपोर्ट किया है उन्होंने। जो रेलेवेंट डॉक्यूमेंट सामने हैं उसके हिसाब से तो उन्होंने किसी को बताया नहीं है कि भाई ये वक्फ में ऑलरेडी ट्रांसफर्ड हो गया है या वक्फ की प्रॉब्लम है। यहाँ पे तो ये एक्स पोस्ट फैक्टो परमिशन के ऊपर काम कर रहे हैं। माड़ा ने पहले परमिशन दी और ये बोला कि आप परमिशन ऑब्टेन करो, ऐसा करके लोग ने किया, जबकि वो परमिसेबल नहीं है लॉ में। फिर भी लोग ने मैनेज किया। फिर चैरिटी कमिश्नर को इन्होंने मैनेज करके ऑर्डर्स निकाले जो कि विदाउट जुडिडिक्शन है। जब सुप्रीम कोर्ट का इंटरिम ऑर्डर बाइंडिंग था 2012 में, तो 2014 में माड़ा परमिशन दे ही नहीं सकती और वो आज वो केस जाके खत्म हुआ 2022 में। यही सबब है कि बड़े जोर शोर से यहाँ तामीराती काम जारी है। ETV भारत के पास महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड के इस हलफनामे की कॉपी मौजूद है, जिसमें महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड के अफसर जुनैद सैयद ने वक्फ ट्रिब्यूनल में यह गवाही देते हुए कबूल किया है कि यह मिल्कियत वक्फ की है। अब ऐसे में ये सवाल उठना लाजमी है कि आखिर BMC और महाडा वक्फ की इमलाक को लेकर किस बुनियाद पर इसे बिल्डरों के हाथ रिडेवलपमेंट की इजाज़त दे देते हैं। हमने इस बारे में प्रिंस अली खान ट्रस्ट के जिम्मेदारान से भी बात करनी चाहिए, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। मुंबई से ETV भारत के लिए शाहिद अंसारी।